हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम गद्य विधा के ये आलोचना विधा का पहला भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने दोस्तों गद्य विधा में नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा और निबंध विधा के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। यदि इसके अलावा दोस्तों हमने आदिकाल में छायावाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद और नई कविता, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और रीतिकाल के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं और वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और जो बचे हुए टॉपिक हैं दोस्तों, हम डेली रोज 2 वीडियो अपलोड ही कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी यानी कि भारत में किसी भी एग्ज़ाम जो कि अध्यापक से संबंधित जिसमें हिंदी साहित्य आता है, ये सभी प्रश्नों की श्रृंखला है। और यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम आलोचना विधा के प्रश्नों को केवल 2 भागों में ख़त्म कर देंगे, इसके बाद एक और भाग आएगा, फिर इसके बाद हम दूसरे टॉपिक के प्रश्नों को लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आलोचना विधा का ये पहला भाग। प्रश्न है 1540 निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, तो इनमें से रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943 की संपादित, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949 और प्रेमचंद उनका युग 1952 में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में। ये सभी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न 1541, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है, तो इनमें से चलिए देखते हैं कूट इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया है, ये सही है। और इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे, ये भी सही। इसमें विकल्प 1 और 3 यानी कि विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में कथन। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। अगला प्रश्न है 1542, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है 1543, उस उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? तो उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं ये प्रभा खेतान की आलोचनात्मक रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू वह पहला आदमी प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृति है। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की कृति है। और सती का समय स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य और क्षमा शर्मा की है। और खाटी घरेलू औरत ममता कालिया की आलोचनात्मक रचना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू वो पहला आदमी प्रभा खेतान की है। और औरत के लिए औरत ये नासिरा शर्मा की कृति है। और सती का समय स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य ये क्षमा शर्मा की है। और खाटी घरेलू औरत ये ममता कालिया का। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना ये किसकी रचना है? तो निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा की है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में प्रकाशित है 1969, 72, 76। इसके लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसका प्रकाशन 1977। इसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद, इसका प्रकाशन 1978। हिंदी जाति का साहित्य 1986। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 की है। अगला प्रश्न है 1545, महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है ममता कालिया का। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता, तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। यह कथन ममता कालिया का है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह छुटकारा, एक अदद औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन मुखौटा, नई सदी की पहचान, ये सभी ममता कालिया की कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्यालोचक श्याम सुंदर दास की रचना है। और इनके द्वारा आलोचनात्मक रचनाएं भाषा विज्ञान 1923 में प्रकाशित, हिंदी भाषा का विकास 1924 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। ये सभी श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 1547, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर हैं। कथा समय में तीन हमसफर हैं। तो वो तीन हमसफर हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ऊषभ प्रियंवदा। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ऊषभ प्रियंवदा है। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ आधुनिक हिंदी काव्य में रूप, विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आदि, ये सभी निर्मला जैन की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न है 1548, मिस्र बंधु द्वारा हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मिला। विकल्प सी सही है। मिस्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला। सन 1910 में मिस्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। अगला फैक्ट है हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम। 6वें हैं केशवदास, 7वें हैं कबीरदास, 8वें हैं महाकवि चंद्रबरदाई, 9वें हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला फैक्ट है हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है। प्रश्न है कामायनी एक पुनर्विचार कृत का प्रकाशन है वर्ष है? तो कामायनी एक पुनर्विचार का इसका प्रकाशन वर्ष है 1961। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1550, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया गया है। तो मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है नेमीचंद जैन ने। विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 1550 नंबर प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन नेमचंद जैन ने किया। नेमचंद जैन प्रमुख प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं
अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक और भारतीय नाट्य परंपरा, परंपरा, रंग कर्म की भाषा। तीसरा पाठ दृश्य अदृश्य, ये सभी नेमिचंद्र जैन की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न 1551, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी, समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित है। जयशंकर प्रसाद 1940 में। आधुनिक साहित्य 1950। महाकवि सूरदास 1952। नई कविता 1973। रस सिद्धांत 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1978। आधुनिक साहित्य सृजन एवं समीक्षा 1978। ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कृति और कृतिकार को सम्मिलित करना। तो नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह का है। और नया साहित्य नए प्रश्न ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2143 सॉरी दोस्तों 2143 विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध की है। प्रश्न है 1553, रंग दर्शन के रचनाकार हैं। तो रंग दर्शन के रचनाकार हैं नेमिचंद जैन। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रंग दर्शन के रचनाकार नेमिचंद जैन है। इनका जन्म 1919 में तथा निधन 2005 में हुआ। नेमिचंद जैन की प्रमुख कृतियां हैं रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, भारतीय नाट्य परंपरा। अब देखते हैं मोहन राकेश की प्रमुख कृतियां अंधेरे, बंद कमरे, अंतराल, आधे अधूरे परिवेश। ये सभी मोहन राकेश की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है 1554 असंगत विकल्प चुनना है। तो असंगत विकल्प देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र की है। और तो यही विकल्प ही असंगत है। ये कृष्ण बिहारी मिश्र की है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। बाकी बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा की रचना नहीं है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक ग्रंथ लिखा है। और इसके बाद देव और बिहारी नामक पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है। यह रचना देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है इस विवाद के संबंध में लिखी गई है। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर जी के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष रूप से अवलोकनीय और प्रामाणिक है। प्रश्न 1555, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो वो व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा ने। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1556, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं नामवर सिंह। विकल्प सी सही है। नामवर सिंह विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी आलोचनाएं हिंदी के विकास में अपभ्रंश योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 की, कहानी नई कहानी ये 1965। ये सभी नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है 1557, प्रसंगर्भत्व तो इनके गद्य की निजी विशेषता है। और इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये कथन किसके प्रति है? तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में है।
और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये प्रसंग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी का प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है 1558। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। उक्त कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। क्रांतिकारी कवि निराला साहित्य का समाज शास्त्र आलोचना है। कई चेहरों के बाद कहानी संग्रह है। लहरें और कगार पांचाली कुंती उपन्यास है बच्चन सिंह की। ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 1559। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिखते रहे थे। ये कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। उक्त कथन बच्चन सिंह का। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संदर्भ में विद्वानों का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। यहाँ के श्याम सुंदर दास के अनुसार रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। ये श्याम सुंदर दास के अनुसार। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। प्रश्न है 1560। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है नामवर सिंह का। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उक्त कथन नामवर सिंह जी का है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ मदान ने इसे आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा। अगला प्रश्न है 1561। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीत काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है बाबू गुलाब राय का। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपर्युक्त कथन को कहा है, जबकि नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है तथा मलयज मूलतः कवि हैं। इनके आलोचनात्मक निबंधों के दो संग्रह कविता के साक्षात्कार 1979 एवं संवाद एकालाप 1984 में प्रकाशित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1562। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और निराला जी पर वंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। इसमें कूट 1 और 4 यानी कि विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है। निराला बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला पर वंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन में अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी है। प्रश्न है 1563। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। भारत की भाषा समस्या, इसका प्रकाशन 1978 में
और दूसरा है मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, इसका प्रकाशन 1986 में। और प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, इसका प्रकाशन 1952। और चौथा है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसका प्रकाशन 1985 है। तो इस प्रकार क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले प्रेमचंद और उनका युग तीसरा आएगा, तो ये तीनों कट जाएंगे, तो तीसरा। और फिर इसके बाद आएगा भारत की भाषा समस्या, फिर तीसरा 3-1, फिर चौथा आएगा। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं, रामविलास शर्मा की हैं सभी रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1564, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार और उनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की है। प्रश्न है 1565, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं। सही अनुक्रम मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसका प्रकाशन 1970 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसका प्रकाशन 1952। कबीर 1941 की है। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 में प्रकाशित है। दोस्तों ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, फिर 41 आएगा कबीर, तो 4-3-4-3-2-1, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर आएगा मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं सही तथ्य कौन से हैं। तो इनमें पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, ये सही है। और चौथा है सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें कोड 2 कोड 4 यानी कि विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1567, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है? तो वो है श्याम सुंदर दास, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है, अतः इन्हें भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्य आलोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924 इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न है 1568, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय प्रयोग दिखाई देता है? तो इनमें से हजारी प्रसाद हैं, विकल्प डी सही है। हजारी प्रसाद की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। प्रश्न 1569, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम है? तो मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम है भारत इतिहास और संस्कृति, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति, इनकी प्रमुख कृतियां हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और एक साहित्यिक की डायरी, ये आलोचनात्मक कृति हैं मुक्तिबोध की। प्रश्न 1570, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये रामविलास शर्मा की है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की है। इनके कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941, अगली है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 और निराला की साहित्य साधना भाग 1
जीवनी है 1969 में। निराला की साहित्य साधना भाग 2 आलोचना है 1972 की है। निराला की साहित्य साधना भाग 3 ये पत्राचार संग्रह और बृहद भूमिका है 1976 की। और नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 की। अगला प्रश्न है 1571 किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? तो वह है राम विलास शर्मा। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामविलास शर्मा ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1949, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में प्रकाशित। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित है 1969 पहला भाग, 72 में दूसरा, 76 में तीसरा। और नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में प्रकाशित। भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास 2001 में प्रकाशित। ये सभी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। अगला प्रश्न 1572 भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है? तो भारतीय साहित्य के समस्याएं ये लिखा है रामविलास शर्मा ने। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 1573 ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, किसका कथन है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य की महत्ता निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह आदरणीय नहीं होती है। तो ये रहा इसकी व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1574 देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? तो देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है। इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी जिसमें बिहारी को देव से बड़ा कवि माना गया। लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा माना है और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1576 विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक हैं तो इन पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उक्त पंक्तियों के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। इन्होंने विद्यापति को जाति कवि कहा है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये दोनों बच्चन सिंह की लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें अगला प्रश्न है 1577 इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को साधुकड़ी कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न 1578 छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
छायावाद 1955 में संपादित आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं और नामवर सिंह के द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 की है। इतिहास और आलोचना 1957 में प्रकाशित है। नई कहानी 1965 में प्रकाशित है। कविता के नए प्रतिमान 1968 में प्रकाशित है। दूसरी परंपरा की खोज 1982। वाद विवाद संवाद 1989। आलोचना के मुख से 2005 की है। ये सभी नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न 1579 नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। विकल्प भी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1580 मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है। विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आलोचना तथा उनके कथन। आलोचक हैं और कथन मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। अगला है चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये नामवर सिंह का। अगला फैक्ट है भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ये रामविलास शर्मा के अनुसार। अगला प्रश्न है 1581 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। ये किसने कहा है? तो यह कहा है बाबू गुलाब राय ने। विकल्प सी सही है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 1582 साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य की संबंधी अवधारणा है, तो ये अवधारणा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य संबंधी उपर्युक्त अवधारणा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला फैक्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। अगला फैक्ट है द्विवेदी जी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 1583 अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं, तो वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता की यह परिभाषा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864, मृत्यु 1938 है और रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। महावीर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1584 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो इनकी भाषा है संस्कृत निष्ठ। विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें नंबर 1 प्रांजल व्यवहारिक, दूसरी है संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं आलोचनात्मक शोध साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, साहित्य साधना। और इसके बाद हम निबंध संग्रह पढ़ चुके हैं इससे पहले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 1585 शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। तो शुद्ध कविता के खोज के रचनाकार हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। शुद्ध कविता की खोज के दिनकर जी की आलोचनात्मक कृति है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप छां, धूप और धुआं, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे कोई हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। अन्य आलोचनात्मक कृतियां काव्य में भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, ये सभी दिनकर जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो वो कथाकार हैं राजेंद्र यादव। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय कथाकार राजेंद्र यादव को दिया जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ है। आदमी के निगाह में औरत, उत्तर कथा, अतीत, होती सदी और स्त्री का भविष्य, ये सभी राजेंद्र यादव की स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। प्रश्न 1587, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? तो ये की थी बाल कृष्ण भट्ट ने। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1588, काव्य अनुभूति की जटिलता चित्र वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और अगला फैक्ट है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ये डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। प्रश्न है 1589, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा। विकल्प बी सही है, रामविलास शर्मा का मानना है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद कवि निराला का है। ये कथन प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा। 1590, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक दशरथ ओझा हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। हिंदी के नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति हैं प्राचीन भाषा नाटक, प्रगति और प्रभाव, ये सभी दशरथ ओझा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न है 1591, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं तो वह है प्रभाकर श्रोत्री। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्री। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ काल यात्री है कविता, काल यात्री है कविता, संवाद रचना एक यातना है, अतीत के हंस और मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता और शमशेर बहादुर सिंह मैं चलूं, कीर्ति सी आगे आगे और अनित्य मैं चलूं, कीर्ति सी आगे आगे, ये सभी प्रभाकर श्रोत्री की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अब देखते हैं। अनित्य, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, ये सभी मृदुला गर्ग की यहाँ से लेकर यहाँ तक मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रश्न 1592, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। नाटक प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। भारतेंदु की यह कृति है। अगला प्रश्न 1593, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन और रीति काव्य की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व चेतना के बिंब, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, देव और उनकी कविता, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, ये सभी नगेंद्र की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न 1594, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? तो कबीर की बीजक पर रची गई तिरजा टीका ये पूरन दास की है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका पूरन दास की है, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम असंगत है। प्रश्न 1595,
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो इनमें से कविता के नए प्रतिमान ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं डॉक्टर नामवर सिंह की छायावाद, कहानी, नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज और अन्य तीनों रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। प्रश्न है 1596, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा? तो यह कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कहा है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। प्रश्न है 1597, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाल मुकुंद गुप्त ने की है। और आचार्य द्विवेदी ने अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया। अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। इसके बाद आचार्य द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक में कल्लू अलहैत छद्म नाम से इसका जवाब दिया। प्रश्न 1598, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये धारणा यानी कि कथन प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है 1599, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो यह कथन है यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। प्रश्न है 1600, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो यह आलोचना कृति है डॉक्टर नगेन की। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेन की आलोचना कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई साहित्य का समाज शास्त्र। ये सभी डॉक्टर नगेन की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और प्रश्न है 1601, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो वह है जगदीश चंद्र गुप्त। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जगदीश चंद्र गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गुप्त जी नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है 1602, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? तो इसमें हुआ ये नाटक विधा से। विकल्प सी सही है। नाटक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाटक विधा की सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद को माना जाता है। प्रश्न 1603, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन लेखक ने लिखी है? तो इनमें से चंद्रकांत देवताले ने लिखी है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक समकालीन कवि चंद्रकांत देवताले ने लिखी है। चंद्रकांत देवताले की प्रमुख
कृतियाँ हैं। हड्डियों में छिपा जोर, दीवारों पर खून से और लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच उजाड़ में संग्रहालय, ये सभी चंद्रकांत देवताले की रचनाएं हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो इनमें से रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को श्रेष्ठ माना है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1605 रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं? तो रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रूपक रहस्य ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। इनकी अन्य रचनाएं नागरी वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1929, भाषा रहस्य आदि, ये सभी श्याम सुंदर दास की है। आप देखते हैं गुलाब राय की नवरस रचना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, वांग्मय विमर्श कन्हैया लाल पोद्दार की है, काव्य कल्पद्रुम, ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 1606 रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ 1951 में, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। रामदहिन मिश्र की कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन 1951 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्यलोक 1940, काव्य दर्पण 1947, काव्य में आप प्रस्तुत योजना 1950, ये सभी रामदहिन मिश्र की रचनाएं हैं। प्रश्न है 1607 निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? तो इनमें से रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। भगीरथ मिश्र मार्क्सवादी समीक्षा के सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर होगा विकल्प डी, भगीरथ मिश्र मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। और जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं। प्रश्न है 1608 भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है? तो भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम रामविलास शर्मा है, विकल्प सी सही है। और भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा की अन्य कृतियाँ प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, और इसके बाद आस्था और सौंदर्य, इसका प्रकाशन 1961, ये सभी रामविलास शर्मा की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। निम्नलिखित लेखक तथा उनके ग्रंथ गुलाब राय का ग्रंथ है नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रमानंद तिवारी का है पिंजर प्रेम प्रकाशिया, ये सभी रचनाएं हैं विभिन्न लेखकों। प्रश्न है 1610 कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? तो इनमें से रस मीमांसा रामविलास शर्मा की नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल की है, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है। और प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। ज्ञात है रामविलास शर्मा एक प्रमुख मार्क्सवादी यानी कि प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है 1611 रीत काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं डॉक्टर नगेन की ये पुस्तक है, विकल्प डी सही है। रीत काव्य की भूमिका ये डॉक्टर नगेन की है। और रीत काल के रीतबद्ध काल और हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन डॉक्टर नगेन ने किया है। और सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाग्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तकें लिखी हैं। भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी है। प्रश्न है 1612 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, लेकिन उस सिद्धांतों को व्यावहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुत्वार दायित्व उन्होंने
भावी समीक्षकों को सौंप दिया, ये गलत है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा, और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि सेशन को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि भीष्म अकादमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और यदि हमारे सभी वीडियो की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इसी से अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।